यंग एज में आप जितने जिम्स कर रहे हैं उसमें हार्ट अटैक आ रहा है। इवन ओसी पिल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी क्लॉटिंग करा सकता है। जी आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि आपको हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भर्ती वाले बच्चे हैं जो उनको ट्रेनिंग में जाना है, मेडिकल होना है, मेडिकल में छट जाते हैं और दोबारा जाना है उनको सिलेक्शन के लिए, तो वो ऐसे बल्क हमारे पास बहुत है। स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा प्रेगनेंसी इटसेल्फ है रिस्क फैक्टर। जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बनारस में जैसे हर चीज़ डेवलप हो रही है, हेल्थ सेक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और कोई सर्जरी नहीं होती, तो पेशेंट आता है 2 घंटे में डिस्चार्ज होकर चला भी जाता है। कीमोथेरेपी डायरेक्ट हम ट्यूमर में जाके देते हैं, अपने भरोसे आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे कैंसर भी ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। वेलकम टू माय शो डॉक्टर सौरभ। हाय रजत। वाज वेरी वेरी नाइस नोइंग यू एंड मीटिंग यू। तो हम लोग शुरुआत पहले करेंगे कि आपने अपनी डॉक्टर की जर्नी शुरू कब की थी और अब कैसे कैसे आपने प्रोग्रेस किया, कौन से कॉलेज में आपने पढ़ाई करी? सबसे पहले तो थैंक यू रजत, मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरी जो स्टडी स्टार्ट हुई, मेरी एमबीबीएस की स्टडी स्टार्ट हुई पुणे से, जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने रिम्स रांची में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने अपना एक डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस किया। उसके बाद मैंने डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस किया सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। उसके बाद फिर मैं एम्स गया, जहाँ से मैंने अपनी वैस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की फेलोशिप पूरी की। ठीक। तो मुझे इसमें क्वेश्चन है कि एम्स का इतना नाम होता है, इतना फेम है, हाउ, मतलब ये क्या है? एम्स इज क्या, मतलब इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छी चीज़ें होती हैं कि लोग उसने अपनी लाइफ में आई थिंक 4-5 ईयर्स निकाल देते हैं उसमें एंट्रेंस के लिए। तो ये कैसे आपने क्रैक किया ये चीज़? देखिए, जैसे कि पहली बार रही बात तो एम्स की, एम्स क्यों जाना चाहते हैं लोग? क्योंकि एम्स एक ऐसा अपेक्स इंस्टीट्यूट है। अपेक्स इंस्टीट्यूट इन द सेंस 2 वजहों से है। एक तो एकेडमिक्स उसका अच्छा है। एकेडमिक्स अच्छा इसलिए है कि वहाँ पे चीज़ें प्रोटोकॉल पे चलती हैं, कि चीज़ें डिवाइडेड हैं, कि आप इतने दिन में इतने से इतने घंटे पेशेंट देखोगे, और सुबह में या शाम में आपके लेक्चर्स होंगे, सेमिनार होंगे, और मैंडेटरी हैं, होने हैं। ठीक है, आपको अच्छा। वर्कशॉप करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेशेंट देख रहे हो, साथ में आपकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, अच्छे लेक्चर्स भी हो रहे हैं, अच्छे वर्कशॉप भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे थियरीज ज़्यादा होती हैं, पेशेंट्स कम देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से पेशेंट देखने को मिलते हैं, आपको पेशेंट पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे क्या बैलेंस्ड वे में होता है, इसलिए एक तो एम्स अच्छा है। दूसरा कि एम्स एक रेफरल सेंटर है, मतलब बाकी जगह जो केसेस नहीं हो पाते हैं, जो डिजीज़ ट्रीट नहीं हो पाती, जो सर्जरीज नहीं हो पाती हैं, वो एम्स में जाके होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। तो जो वहाँ पे बैठा हुआ है स्टूडेंट, वो चीज़ जो लोगों के लिए थोड़ा रेयर है, बाकी डॉक्टर्स के लिए जो पेरीफेरी में काम कर रहे हैं, वो उनके लिए एक रूटीन बन जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बीमारियों के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऑलरेडी रेयर चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस रेयर चीज़ों के साथ होता है। इसलिए ये एम्स एक अपेक्स इंस्टीट्यूट बना हुआ है अभी भी। और रही बात क्रैक करने की बात, तो सच मेरा जो एम था, ऐसा मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना था, क्योंकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। और जब मैंने अपनी फेलोशिप करी तो मतलब बहुत ही लिमिटेड जगहों पे फेलोशिप्स होती थी, जिसमें से एक एम्स था। तो कई टारगेट थे मेरे, बट मुझे जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया और पहला एग्ज़ाम एम्स का था, तो उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन, तो मुझे और कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं एम्स में गया। तो पहले तो जिस स्ट्रीम को मैं कायदे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में पहले आप समझाइए कि वो है क्या चीज़ एक्चुअली। देखिए, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ऐसी में एक बोले तो मॉडर्न ब्रांच है। इसको कई टैग लाइन्स दी गई हैं, की होल विदाउट सर्जरी, सर्जन विदाउट स्काल्पेल। तो ये है क्या, मतलब मान के चलिए कि एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे किसी को ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, कि खून, वैसे लोग बोलते हैं कि खून का गुच्छा बन गया है, खून का गुब्बारा बन गया, फट के ब्लीडिंग हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गई। तो रूटीनली क्या होता है कि एक मान लीजिए सर्जरी करनी पड़ी, उसको पूरा स्कल खोल के पूरा उसको फिर ब्रेन्स को साइड में करके ब्लीड को इवैक्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरी ऑब्वियसली सबको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं ये। बट एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, वो हम क्या एक छोटी सी छेद 2 या 4 mm का छेद करते हैं हाथ की नस में या पैर की नस में, और लाइव एक्सरे होता है जिसको डीएसए बोलते हैं, उसमें हम देखते हुए उस जो जहाँ पे नस फटी हुई है वहाँ पहुँच जाते हैं, और उसको हम माइक्रोइल्स के माध्यम से, या फिर ग्लू होता है, मेडिकल ग्लू आता है, उसको डाल के हम बंद कर देते हैं, और ये 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। और ना पेशेंट को कोई कट लगता है, ना स्कार होता है, ऐसी
कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए। तो ये मतलब इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि होल सर्जन या सर्जरी विदाउट स्कैल्पेल। ओके, तो ये जो स्ट्रीम है ये अभी है कि पुरानी स्ट्रीम चली आ रही है नहीं, ये स्ट्रीम देखा जाए तो ओवरऑल इसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो ये बहुत पुरानी स्ट्रीम है। जो पहले रेडियोलॉजिस्ट हुआ करते थे वो मतलब कि इतनी जो वाइड मतलब स्पेक्ट्रम है इसका थोड़ा छोटा था, मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। कुछ शुरुआती चीज़ें हुई जैसे एंजियोग्राफी आप सुनते हैं, इवन जो हार्ट की एंजियोग्राफी आप देख रहे हो आप, ठीक है, वो एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं की थी पहली बार, क्योंकि एक्सरेज तो रेडियोलॉजिस्ट वही देख सकते थे। तो उन्होंने ही पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे देखा जाए। उन्होंने एक डाई डाल के लाइव एक्सरे बनाया जिसको फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं, उसमें पहली बार एंजियोग्राफी करी, पहली बार एंजियोप्लास्टी करी। फिर वो बिकॉज तब उस ज़माने में कार्डियोलॉजी नॉन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हुआ करता था, मतलब वो पेशेंट देखते थे, दवाएँ देते थे। फिर ये जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई टाइम के साथ तो ये कार्डियोलॉजी में शिफ्ट हो गया, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की चल है ब्रांच बहुत पुरानी ही। बट अभी क्योंकि स्पेक्ट्रम बढ़ गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई, तो अब जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी बहुत ही डेवलप कर गया। मतलब अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे, यूके, यूएस, जर्मनी, ये बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है काम यहाँ पे। इवन कोरिया में भी बहुत अच्छा चल रहा है, कैंसर ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। इससे कैंसर भी ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल, इसमें तो मान के चलिए कैंसर में हमारे पास RFA माइक्रोवेव टेक्निक्स है, मतलब बहुत सारे सिलेक्टेड कैंसर, आप बस उसको एक सुई डाल के कैंसर के बीचों बीच हम पहुंच जाते हैं, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड से देखकर उसको बर्न कर देते हैं, पूरी तरह वो कुक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। या फिर कुछ लीवर कैंसर या आंख का ट्यूमर होता है बच्चों में, रेटिनोब्लास्टोमा, इसमें हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी डायरेक्ट हम ट्यूमर में जाके देते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तो पूरी बॉडी में पूरे बॉडी में इफेक्ट पड़ता है ना, साइड इफेक्ट आते हैं, बाल गिरते हैं, इम्यूनिटी लो होती है। लेकिन सोचो कुछ ऐसा इमेजिन करो कि ये सब हमें ना हो, तो क्या हम क्या करते हैं, ट्यूमर का जहाँ से उसको खाना मिल रहा है जिस वेसल से 2-3 mm की आर्टरी भी होगी ना, तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे एक छेद से, और डायरेक्ट कीमोथेरेपी की दवा हम वहाँ देंगे, तो वो ट्यूमर श्रिंक हो जाता है पूरी तरह। तो इस स्ट्रीम के बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे ज़्यादा? मतलब मेरे को जानना है, इफ इट इज सच अ गुड easy way to treat some diseases जो act at pinpoint आप इसको treat कर सकते हैं, तो why is it not so vocal in बनारस or any place now? ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में इवन मेट्रोज में ये बहुत ही फ्लरिश ब्रांच है, और हर एक चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, अपेक्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसके सेपरेट सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हो रहे हैं, लोग इसमें DM कर रहे हैं। बस रीज़न ये रहा कि थोड़ी सी लेट आई ब्रांच, ओवरऑल इंडिया में लेट आई, और ये थोड़ी अभी मेट्रो में ही लिमिटेड रही, क्योंकि इसके कई रीज़न थे। एक तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब हाई एंड से चाहिए, ठीक है, प्लस ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि ये जब इंडिया में आई तो इसमें बहुत कम इंस्टीट्यूट में थी, तो लोगों की ट्रेनिंग उतनी हो नहीं पाई ना। तो मतलब कि साउथ में ज़्यादा थे इंस्टीट्यूट जिसमें ट्रेनिंग्स होती थी, तो धीरे धीरे उसमें ट्रेनिंग कम थे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नहीं थी, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड मशीन्स नहीं थी। बट हाँ, अभी देखिए जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बनारस में जैसे हर चीज़ डेवलप हो रही है, हेल्थ सेक्टर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली अब चीज़ें आ रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब अभी कम है, लेकिन ये धीरे धीरे ये 2 tier 3 tier सिटी में भी पूरी तरह से आ जाएगी। मतलब आप 4-5 साल वेट करिए, यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशन मिलेंगे। तो दूसरा अचीवमेंट आपका मैंने ये देखा कि आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था, शायद गोल्ड मेडल मिला था, करेक्ट? तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और किस टाइम मिला था आपको ये चीज़? एक्चुअली देखिए, इसके पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। जो रेसिडेंट डॉक्टर होता है, ट्रेनी डॉक्टर, वो रिलेट भी कर पाएंगे। तो जैसे मेरा DMRD खत्म हुआ, तो उसमें पता रिजल्ट तो आ गया। DMRD का फुल फॉर्म क्या होगा? डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस। अच्छा, ठीक है। तो मेरा वो जैसे ही खत्म हुआ, मैं DNB के लिए गया, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू MD होता है, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में मैं था। तो जैसे ही ज्वाइन करा, उसके बाद मुझे एक लेटर आया, मेल आया कि आपको कन्वोकेशन के लिए इनवाइट किया गया है और आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। वाह। तो मैं अपने HOD के पास गया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो बोला अभी तो तू आया है, अभी ज्वाइन करे हुए 1 महीना नहीं है, तुझे छुट्टी लेनी है, तो बहाने मार रहा है, गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो मैंने कहा नहीं सर, सच में मिल रहा है। तो फिर मैं गया, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। इवन लाइव टेलीकास्ट चल रहा था वो TV पे, और मेरे गांव में लोग बैठ के देख रहे थे। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। वेरी गुड। आपका गाँव किधर है? मैं तो जौनपुर में रहने वाला हूँ, तो वहाँ एक मुफ्तीगंज जगह है, वहाँ पे मेरा गाँव है, वहाँ पे। तो यहाँ पे बनारस में आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय? अभी मैंने हेरिटेज हॉस्पिटल में प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की है, और वहाँ पे एक नया
पहली बार पूर्वांचल में मैंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है और अलग से ओपीडी क्लिनिक स्टार्ट की है। इसके पहले भी पूर्वांचल में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की कोई ओपीडी नहीं थी और सेपरेट से डिपार्टमेंट नहीं था। थोड़ा बहुत में भी काम हो रहा था, बट ऐसा जो मिक्स्ड काम था, डेडिकेटेड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था जी। ओके, तो अब मुझे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो ट्रीटमेंट्स आप बता रहे हैं इससे पॉसिबल है, वो क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? जैसे वेरिकोवेन्स आपने मुझे बताया था, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा था कि वेरिकोवेन्स का ट्रीटमेंट होता है। वेरिकोज वेन बहुत ही मतलब कॉमन, जो सबसे ज़्यादा अभी मेरे पास बल्क भी है वेरिकोज का है, क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी है ये। लोगों को पहले मतलब आज से 5 साल पहले अभी भी पेशेंट आते हैं कि सर मुझे बोला गया कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो इसका पहले परमानेंट ट्रीटमेंट इसलिए नहीं होता था कि जो वेंस दिखती थी उसको निकाल ली जाती थी, बट अंदर की वेंस रह जाती थी, जिसकी वजह से वो रिकरेंस होती थी काफ़ी। तो हमारा क्या है, जैसे कि बोला, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इमेजिंग में एक्सपर्ट होते हैं, साथ में वो क्लिनिशियन भी होते हैं जो ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत मिक्स ऑफ बोथ है। मिक्स ऑफ बोथ है। देखिए, एक नॉर्मली क्लिनिशियन क्या होता है कि आप कहीं जाओगे क्लिनिशियन के पास कि मुझे सर पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रो के पास गए, तो वो क्या है, ठीक है रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करके देखेगा, अल्टीमेटली तो स्कैन देखेगा और दवा लिखेगा। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट क्या है, आप उसके पास जाओगे तो भेजेगा नहीं, वो खुद स्कैन करके देखेगा आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, करेक्ट है। तो वो प्रॉब्लम देखेगा और उसी मशीन से देख के वो ट्रीट भी कर देगा। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है कि आपको पता है कि बॉडी में ऊपर से जो बीमारियां नहीं दिख रही हैं वो एक रेडियोलॉजिस्ट देख सकता है। और यही एडवांटेज है कि हम एक्सपर्ट हैं इमेजिंग के, तो हम इमेजिंग गाइडेड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसलिए जब वेरिकोज का मरीज आता है तो हम पूरी नसें स्क्रीन कर लेते हैं कि कौन अंदर की कितनी नसें हैं, बाहर की कितनी नसें हैं, ठीक है। एक एक नस को चुन चुन के हम लेजर द्वारा उसको पूरी तरह से बर्न आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है और कोई सर्जरी नहीं होती। तो पेशेंट आता है 2 घंटे में डिस्चार्ज होकर चला भी जाता है। तो ये भी इजी होता है रिकवरी। हाँ, बहुत इजी है पेशेंट के लिए। मतलब आधा तो आप सर्जरी के लिए जैसे बोलते हो तो पेशेंट एक थोड़ा कि अच्छा कितना दिन, मेरे से भी पूछते हैं कि सर कितना दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, कब छोड़ देंगे आप। तो मैं बोलता हूँ, जब भी बोलता हूँ कि नहीं तुरंत छोड़ देंगे और आपको रेस्ट लेने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो पेशेंट बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ थी सर, मैं तो पता ही नहीं थी। तो ये चीज़ है इसमें थोड़ा। तो अब जैसे तो जो आप कह रहे हैं वेरिकोवेन्स का इलाज हो सकता है, तो ये किस एज में, जैसे मैंने देखा है कुछ, जैसे मेरी मदर को है जी, तो बट एट हर एज क्या वो ट्रीटेबल है कि वो शुरुआत के स्टेज में डिटेक्ट हो जाना चाहिए? किस तरह से होता है ये? बिल्कुल नहीं। जो वेरिकोज वेन पर से कहें तो ये बीमारी के 5 स्टेज होते हैं। मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 तो बहुत ही माइनर होते हैं, छोटी सी ब्लू सी वेन्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, करना भी नहीं है उसका। लेकिन जब जैसे बीमारियां बढ़ती हैं, इवन बहुत लोगों तो अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, मतलब घाव लेके आते हैं जो मतलब सालों से चला आ रहा है, भर नहीं रहा है, ऐसी भी आते हैं। तो वेरिकोज वेन का ऐसा कोई नहीं है कि इस स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हर स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हर एज में पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि इन जनरल रिस्क नहीं है ना, हम इसको बेहोश करते हैं पेशेंट को तो एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं होता, ना सर्जरी करते हैं तो मेजर सर्जरी नहीं होती तो ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है। जैसे बहुत सारी, जैसे आपने सुना होगा कि 70 साल एज है इनकी तो सर्जरी का बहुत रिस्क है, सर्जरी नहीं करना, ये होता है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि आप एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग इसके सर्जरी कभी भी कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे पास जो ज़्यादा बल्क आता है, यंग पेशेंट आ रहे हैं, स्पेशली वो बेचारे भर्ती वाले बच्चे हैं जो उनको ट्रेनिंग में जाना है, मेडिकल होना है, मेडिकल में छट जाते हैं और दोबारा जाना है उनको सिलेक्शन के लिए। तो वो ऐसे बल्क हमारे पास बहुत आ रहे हैं कि सर हमारे वेरिकोज हो गया और हमें ट्रेनिंग में मेडिकल में छांट दिया जाता है। तो ये बल्क हमारे पास, तो यंग भी आते हैं, ओल्ड भी आते हैं। और जैसे आपने बताया आपकी मदर को है, तो मतलब ये जो होता है वेरिकोज वेन, इसका मेन रीज़न है जो मतलब लाइफस्टाइल का क्या रीज़न है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, जो इस जगह जो लोग खड़े रहते हैं ना, तो ग्रेविटी की वजह से उनकी वेन्स की वॉल्स ढीली हो जाती है। तो आप देखिए हाउस वाइफ्स, ट्रैफिक पुलिस, इवन सर्जन जो खड़े रह के ओटी करते हैं, रिसेप्शनिस्ट, तो ये रीज़न है इसका। ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक जगह खड़े रहते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इससे कुछ मतलब कोई ऐसा कोई डिमेरिट तो नहीं होता? जैसे फॉर एग्जांपल वेरिकोवेन, इज इट हार्मफुल और इज इट नॉट हार्मफुल? देख, ये एक तरह बहुत सारे लोगों में 50 to 60, 70% में होती है, जस्ट एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है,
कि मुझे खराब गया। नसें दिख रही हैं, हाँ, ठीक है। कुछ पेशेंट में होता है कि मुझे भारीपन है, दर्द है, और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं बहुत पेनफुल घाव लेके आते हैं जिसको वेरिकोज या वेनस अल्सर बोलते हैं। ओके। तो वो है, बट एज पर से कि लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ही रेयर है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। किसी को है तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अनलेस की बहुत बल्कि वेन है तो हो समझ सकता गया। है उसमें चोट लग जाए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, बस बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर चीज़ है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को है तो डरने की ज़रूरत है, यार ये लाइफ थ्रेटनिंग है। वो पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डरे होते, सर हमें बताया गया, हमारे रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी नसें क्लॉट हो हाँ, जाएंगी, correct। बंद हो जाएंगी, पैर काटना पड़े, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर नहीं किसी को वेरिकोज वेन है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कंसल्टेशन। मतलब मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर अगर इस हफ्ते ट्रीटमेंट नहीं कराऊँ तो मैं क्या, आप 1 महीने मत कराइए, आपकी बीमारी आप सालों से है, आप एक महीने हाँ, ट्रीटमेंट नहीं कराओगे, 1 महीने के बाद कराओगे, तब भी ऐसे कोई अर्जेंसी नहीं है। नहीं है। तो दूसरा अब ये जो जानना है कि आपने वेरिकोवेन्स ट्रीटमेंट कर दिया, और कौन सी डिजीज है जिससे आप ट्रीट, जो इस टेक्नोलॉजी या इस स्ट्रीम से आप ट्रीट कर सकते हैं? देखिए स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, हेड टू टो। मतलब अच्छा। अगर हम मतलब ग्रॉस बताएं कि ग्रॉसली हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में कोई भी नस आपकी ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए ब्रेन की नस ब्लॉक है तो आपको स्ट्रोक लाइक सिम्टम आ रहे हैं, पैर की नस ब्लॉक है तो चलने में दिक्कत आ रही है, किडनी की नस ब्लॉक है तो आपको बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी, या डायलिसिस चल रहा है उसकी नस ब्लॉक हुई, डायलिसिस रुक गई, तो कोई भी बॉडी में नस है, हार्ट के अलावा, अब क्योंकि चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट कर रहे हैं तो हार्ट के अलावा कोई भी आपकी नस ब्लॉक है आपकी बॉडी में, तो वो हम एक छोटे से छेद में जाके तार के द्वारा खोल सकते हैं, ठीक है। सेम, क्योंकि हम उस नस, किसी भी नस में जा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी की नस में ब्लीडिंग हो रही है, किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी की सर्जरी हुई उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ट्रॉमा हो गया, ऑर्गन फट गया तब ब्लीडिंग हो रही है, खून में खांसी आ रही है, उल्टी में बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो ये हमारे पास एडवांटेज है, हम किसी भी नस में पहुंच के वहाँ की ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं। तो ये समझ गया। तो स्कोप तो बहुत अच्छा खासा वाइड हो बिल्कुल गया इसमें। बिल्कुल, और हमारा ऑन्कोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोप है कैंसर में। हाँ, मतलब डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, मतलब कि मान लीजिए ऊपर से कोई गांठ है, क्योंकि जब भी आप जाओगे ऑन्कोलॉजिस्ट पूछेगा भाई डायग्नोसिस क्या है, मतलब एक हमें हाँ, लग वही तो सब, रहा है हाँ, बट कंफर्म correct। करना है, टाइप क्या है कैंसर का, ठीक है, किस स्टेज पे हाँ क्या किस है। स्टेज पे है, इसका मॉलिक्यूलर पैटर्न क्या है, हमें कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी की दवाएं बड़ी एडवांस आ गई है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को पकड़ के उसका IHC मार्कर करवा के ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। समझ गया। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो मान लीजिए वो गांठ से हमें टुकड़ा निकालना, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए छाती के अंदर है, हार्ट के पास है गांठ, कहीं मेन नसों के पास है, किडनी के पास है, तो कैसे ये निकालेंगे। बायोप्सी जिसकी कहते हैं ना, हाँ, बायोप्सी पहले ज़माने में इसको तो पूरा खोल के निकाला जाता था, बट अभी क्या है कि CT स्कैन अल्ट्रासाउंड में देख के हम एक छोटे से बता सकते बायोप्सी हैं। कर लेते हैं। तो यहाँ से ऑन्कोलॉजी का शुरू होता है। उसके अलावा हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांस आर्टेरियल कीमोथेरेपी, मतलब डायरेक्ट ट्यूमर तक पहुँच के उसमें हम कीमोथेरेपी दे देते हैं, स्पेशली लीवर कैंसर में, रेटिनोब्लास्टोमा समझ गया। में। तो पेशेंट की बॉडी में इफेक्ट कम पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्कुल पड़ता ही नहीं है ऑलमोस्ट, बिकॉज हम डायरेक्टली जो जितनी दवाएं दे रहे हैं वो डायरेक्ट ट्यूमर में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डोज भी कम हो गई, क्योंकि हम पूरे समझ गया। शरीर में जो दवा घूमेगी, हाँ, करेक्ट। अब 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, हमें बस उतनी ही डोज चाहिए ना, हमें पूरे शरीर में क्यों घुमानी है। तो उसमें साइड इफेक्ट भी कम हो गया और पेशेंट ट्यूमर तक दवाएं अच्छे से पहुंच रही है। ट्रू ट्रू। तो अच्छा, अब ये बताइए कि आपने अपनी जो मेडिकल की तैयारी की थी और जो आपने एग्जाम्स दिए थे, उससे आपको जो उस समय की पढ़ाई आज की पढ़ाई में डिफरेंस कुछ काम आता है? बिल्कुल आता है कि ऐसा कोई भी नॉलेज मतलब कि वेस्ट नहीं होता मेरे हिसाब से। आप मतलब 12th में आप मलेरिया पढ़ते हो, मलेरिया की साइकिल पढ़ते हो, बहुत सारे कीड़ों की साइकिल पढ़ते हो, ऐसे लगता है उस समय लगता है यार क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप पहुंचते हो मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फिर वही साइकिल आपको पढ़ाई जाती है, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है कि इस साइकिल पे पैरासाइट बॉडी में घुसता है, सेल में घुसता है, और इस साइकिल पे रहा तो कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कब ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, इस साइकिल वजह से क्या सिम्टम आएंगे। तो मतलब प्री मेडिकल की जो पढ़ाई है ना, वो भी काम आती है। और मेडिकल के फर्स्ट ईयर में आपने जो एनाटॉमी पढ़ी कि ब्रेन में कितनी नसें हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड, आज वो मुझे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में काम आ रही है कि भाई वो उस नस में जाना है तो उसकी एनाटॉमी क्या होगी, कैसा कोर्स होगा, वेरिएशंस क्या होते हैं। ऐसा नहीं होता सब में एक ही जैसी नसें होती हैं, किसी में पेशेंट अलग अलग जगह से नसें निकल सकती हैं, एक की जगह 4 नस, सेम नस 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं। तो डेफिनेटली पढ़ाई जो ये मेडिकल नॉलेज आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ना, वो आपको मतलब पूरी जिंदगी काम आने वाला है। दूसरा मुझे ये बताइए कि जैसे आपने जो बताया कि आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या, इज इट वेरी एक्सपेंसिव, इज इट वेरी चीप, और इज इट इन बिटवीन, किस रेंज में आती हैं चीज़ें? देखिए
बहुत ही चीप में कुछ ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली चीप हैं। मान लीजिए जैसे लीवर में फोड़ा हो गया, निकालना है, एक छोटी सी पाइप डाल के हमें या सुई डाल के खींच ले, ये तो चीप है। लेकिन जैसे कि जब वैस्कुलर की बात करते हैं या कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये रिलेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली है। रीज़न कि इसमें क्या हार्डवेयर्स लग रहे हैं ना, वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के हैं। क्योंकि मान के चलो आपको ब्रेन की 2 mm की नस में जाना है, तो आप और उसमें उसके थ्रू आपको कुछ दवाएं डालनी है, तो कितना पतला एक हार्डवेयर बनाना पड़ेगा। सही बात है। और सस्टेनेबल हो, तो जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत ही थोड़ी सी कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से ये ब्रांच थोड़ी सी रिलेटिवली कॉस्टली है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर्स। बट इसकी एक्यूरेसी भी तो ज़्यादा है एज हाँ, कम्पेयर बट टू एक्यूरेसी ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट्स कम है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि कॉस्ट तो प्रोसीजर का बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। मान लो आप एक सर्जरी कराते हो, ट्रीटमेंट इज लिटिल बिट लेस, क्योंकि मान लो आप एक सर्जरी कराते हो तो कम से अगर मेजर सर्जरी हुई तो मान के चलो कि हो सकता है 2-3-4 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा, फिर आपको रिकवर हो गए, 1 हफ्ते बाद 15 दिन बाद डिस्चार्ज हो गए, तो वो आपकी एक तो हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ गई। प्लस सर्जरी में क्या फॉलोअप्स होते हैं, आप आओगे, फॉलोअप स्कैन होंगे, आपको रिपीटेड विजिट करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, अदर मेडिकेशन है, ये सब चीज़ों से बच जाते हो। तो जो प्रोसीजर के बाद का कॉस्ट है ना, वो सिग्निफिकेंटली सेव होता है इसमें। समझ गया। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत लोगों को आजकल यंग एज में, अब जितने जिम्स कर रहे हैं उसमें हार्ट अटैक आ रहा है। बिल्कुल। मतलब 30-35 एज के लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो ये आज की इतनी कॉमन क्यों हो गया है, क्या रीज़न है इसका? जो एक तो देखिए, जो कॉमन 2 चीज़ें इसमें कॉमन है, एक तो लाइफस्टाइल चेंज और दूसरा ये पोस्ट कोविड एरा है। पोस्ट कोविड में कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ और वैक्सीनेशन इटसेल्फ ये रिस्क, क्लॉटिंग के रिस्क बढ़ा दिया है। जब एक बार कोविड का इन्फेक्शन जब हुआ है तो पेशेंट की बॉडी, हर किसी की नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों में थ्रोम्बोजेनिक हो गया, मतलब क्लॉटिंग की संभावना बढ़ गई उन पेशेंट्स में कि कुछ बॉडी में ऐसे चेंजेस आ गए या हो बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन। इवन जब कोविड चल रहा था तो बिकॉज हम उस समय रेडियोलॉजी कर रहे थे तो बहुत सारे क्लॉटिंग के केसेस आ रहे थे कि मतलब इवन छाती में, मतलब कोविड ठीक हो गया उसके बाद उनको क्लॉटिंग हो गई, छाती में क्लॉट हो गया, ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ दैट। तो एक तो वो रीज़न है कि क्लॉटिंग के, और हमारे पास भी अभी भी आ रहे हैं कोविड के 2019 के बाद से क्लॉटिंग के में हमने भी देखे हैं कि इवन हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, वैसे लेग अटैक भी हो रहा है लोगों को, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हाँ बिल्कुल, कि मतलब कि उनके पैरों में जो खून जाने की नसें उसमें क्लॉटिंग हो गई, या जो खून वापस आता है उसमें क्लॉटिंग, जिसको डीवीटी बोलते हैं। तो इंसिडेंट्स थोड़े बढ़े हैं ये, ठीक है। और ऑब्वियसली और रीज़न है जैसे लाइफस्टाइल चेंज, पहले की तरह जो फिजिकल एक्टिविटी पहले की तरह नहीं रह गई, ऑब्वियसली कम हो गई, फूड हैबिट चेंज हो गई, ठीक है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज, लोग वर्कोहलिक हो गए हैं, ठीक है, लोग डिहाइड्रेटेड रहने लग गए हैं। डिहाइड्रेशन, इसका भी अंतर पड़ता है। बिल्कुल, डिहाइड्रेशन एक मेजर कॉज है। मतलब हमने ये देखा यंग एल्कोहल, जो चीज़ें हमने पहले देखते थे कि बहुत ओल्ड एज में 50-60 में ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है, साइनस थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हो रही है, कभी कभी देखते हैं यंग पेशेंट में क्लॉटिंग लेके आते हैं। उसका रीज़न कभी कभी हमें पता चलता है जब ट्रेस करते हैं तो डिहाइड्रेट, कुछ मतलब रिस्क फैक्टर नहीं है उसमें, लेकिन क्या क्यों हो रहा है डिहाइड्रेशन से? डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। स्पेशली बहुत सारे यंग्स में हमने देखे हैं, जैसे जब मेट्रोज में था मैं, तो हमने देखा कि वो मतलब पोस्ट पार्टी लाइक एल्कोहल लिया और रात भर मतलब डांस किया, मतलब पानी लिया नहीं, और पूरा स्वेटिंग, सीवियर स्वेटिंग हो गई। जब भी स्वेटिंग होगी तो आपका ब्लड ठीक होता जाता है, विस्कस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है और वहाँ पे क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है। सो मतलब द मोर यू ड्रिंक, इन केस यू पार्टिंग, कम से कम आप उसका उतना इक्वलेंट पानी पियो। पानी बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पानी पीना। पानी नहीं पियोगे तो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप अगर साथ में स्मोकर हो, ठीक है, या ऐसे कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे रिस्क फैक्टर क्या आता है क्लॉटिंग के, स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है, उसके अलावा प्रेगनेंसी इटसेल्फ है रिस्क फैक्टर। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस है उसमें क्लॉटिंग की संभावना बढ़ा देता है, ठीक है। इवन ओसी पिल्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी क्लॉटिंग करा सकता है, और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि हमें पेशेंट्स आते हैं क्लॉटिंग के साथ, हमें हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता नहीं, हाँ मैं बहुत समय से ओसी पिल्स खा रही हूँ, तो एक अच्छा ये भी बिल्कुल एक कारण है क्लॉटिंग का। तो मान लीजिए आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, पार्टी भी कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि आपको हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है।
तो और इसका ये भी होता है ना कि टाइमली ट्रीटमेंट भी अगर फॉर एग्जांपल किसी को अगर आया जान पहचान में किसी को आया और अगर आप टाइम पे उसको नहीं ले जा पाए देन इट इज मोर हार्मफुल। अगर आप टाइम पे पहुंच गए तो स्टिल एटलीस्ट ट्रीटेबल है ये। जो आप बोल रहे हो ये बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल है, हार्ट अटैक में है, उसके अलावा अप्लीकेबल है मतलब किसी भी ऑर्गन में आपका ब्लड सप्लाई जब बंद होता है अचानक से क्लॉटिंग की वजह से, उसके लिए एक विंडो पीरियड होता है। मतलब विंडो पीरियड क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के आपका सेल, पर्टिकुलर सेल कब तक सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, कब से आप उसको ट्रीट दोगे तो वो वापस आ जाएगा। जैसे ब्रेन में हम बोलते हैं स्ट्रोक होता है तो उसमें पहले माना जाता था कि 3 घंटे विंडो पीरियड है, फिर वो बढ़ के 4.5 घंटे विंडो पीरियड हुआ। बट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इसके आने की वजह से ये 24 घंटे तक चला गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पेशेंट पहुंच ही नहीं पाते थे वहां तक ऑर्गन, नहीं पहुंच पाते थे। मतलब आप पहुंचे 3-4 घंटे में पहुंच गए तो थ्रोम्बोलाइटिक दे दिया न्यूरोलॉजिस्ट ने तो वो ट्रीट हो गया, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या, उसके बाद पहले ऑप्शन ही नहीं होता था। अभी क्या है कि आप अगर इवन आप 24 घंटे के अंदर पहुंचते हो, आपको मान लो किसी को लकवे का अटैक आया और 24 घंटे के अंदर पहुंचता है तो स्पेशल हम स्कैन कराते हैं, परफ्यूजन स्कैन। टेक्नोलॉजी देखिए इतनी एडवांस हो गई है, परफ्यूजन स्कैन कराते हैं तो वो बता देता है स्कैन कि ये जो पर्टिकुलर ब्रेन का एरिया है ये इस्केमिक है, मतलब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अभी मरा नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो जो और अभी जितना कुछ हिस्सा तो मर जाता है तो वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अभी ये एरिया पर्टिकुलर एरिया है जो अभी मरा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है, अलग डैमेज रोक सकते हैं। हाँ डैमेज बिल्कुल। अगर उस समय आपने वो नसें खोल दी, उसको ऑक्सीजन मिल गया तो वो वापस जिंदा। तो हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि मतलब क्लॉटिंग लेके आए एक साथ पूरा पैरालाइज्ड है, हमने क्लॉट को मतलब ब्रेन मतलब एक नस के रास्ते जाके वो क्लॉट को खींच लेते हैं वापस हम, और जैसे ही खोला 1-1.5 घंटे में पेशेंट हाथ पैर खिलाने लगता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल होता है, मतलब कि पूरी तरह स्ट्रोक रिवर्स हो जाता है, आपको लगे ही नहीं इसको स्ट्रोक हुआ था। बट इसमें यही इंपॉर्टेंट है विंडो पे ये अवेयरनेस नहीं है थोड़ी भी। सो मतलब आपका सजेशन ये कि आप किसी के आपके रिलेटिव को या कुछ भी अगर बाय चांस ऐसा होता है तो विद इन कुछ आवर स्पैन होता है इसमें, बिल्कुल, कि आप अभी जो 4.5 आवर विंडो पीरियड बोलते हैं उस विद इन 4.5 आवर में आप अपने नज़दीकी फिजिशियन से पहुँचे जहाँ आपके फिजिशियन अवेलेबल हों, वो सीटी स्कैन करा के रूल आउट करेंगे कि ब्लड ब्लीडिंग तो नहीं, और उसके बाद आपको एक मेडिसिन देंगे जिससे आपका ट्रीटमेंट मतलब पैरालिसिस वापस हो सकती है, ठीक है, पैरालिसिस से बच सकते हैं आप। लेकिन मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये 4.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो आप ऐसे हॉस्पिटल या सेटअप की तलाश करें जहाँ पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी अवेलेबल हो, वहीं पर आपका मतलब ये सोल्यूशन मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आइडियली आप 4.5 घंटे में ही पहुंचे, कोशिश करें, नहीं पहुंच पाते हैं नहीं तो, पहुंचता है आदमी, मेडिकल ऐसी फैसिलिटी है तो बिल्कुल पहुंचना जरूरी है। कभी कभी इसमें ही होता क्या, वेकअप स्ट्रोक भी बोलते हैं ना, मतलब पेशेंट सुबह उठे तो हमने देखा तो पेशेंट तो हमारा मतलब पैरालाइज था, क्योंकि ये जो अटैक्स आते हैं आपने सुना भी होगा तो रात को ही आते हैं मोस्टली, करेक्ट। तो आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आपको 2-2:30 बजे पेशेंट को आया हो, 3 बजे ऑलरेडी टाइम निकल चुका हो, ठीक है, या आप कभी रिमोट एरिया में रह रहे हो, ठीक है, या फिर आपको समझ नहीं आया, पहले प्राइमरी फिजिशियन के पास गए, वहाँ पर उसने बेसिक ट्रीटमेंट देते देते 2-3 घंटे निकल गए। तो अगर आपको रियलाइज हो जाता है तो वो एटलीस्ट उस सेंटर में पहुँचे जहाँ पे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी या न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी अवेलेबल हो, तब ताकि उसका पेशेंट को फायदा मिल सके। तो इसमें आपका रोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अदर डॉक्टर्स से कैसे रिलेशनशिप, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मेरे पास नियर तो कोई और डॉक्टर है, आप तो हो नहीं, बिल्कुल तो उसको भी पता होना चाहिए कि ये डेवलप हो गया चीज, आपके पास रेफर कर पाए वो। बिल्कुल, ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या न्यूरो इंटरवेंशन हमारे यहाँ हो रहा है या अवेलेबल है इस शहर में, लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। इवन अभी जो मतलब थोड़े मतलब मान के चलिए पुराने फिजिशियंस हैं, वो अभी भी जैसे पता है कि 3 घंटे है या 4 घंटे उनको पता है क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी नहीं, बिकॉज हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि अभी नई गाइडलाइन है कि 24 घंटे हैं, तो बहुत लोगों को भी नहीं पता कि 24 घंटे ट्रीटेबल है, बहुत लोगों को आज पता चला, बिल्कुल बहुत सारे फिजिशियन को भी नहीं पता। तो ये डेफिनेटली ये अवेयरनेस इसकी फैलानी बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर बिटवीन द डॉक्टर्स, बिटवीन द पेशेंट्स, और ये हम कोशिश कर रहे हैं मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए या एजुकेटिव पोस्टर्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो अब ये हमें समझ में आया कि 4 आवर जब तक अगर किसी पेशेंट को या आपके रिलेटिव को आता है तो विद इन 4 आवर्स यू गेट हिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एंड नो अबाउट व्हाट इज इंटरवेंशनल
रेडियोलॉजी, करेक्ट? बिल्कुल। और कोशिश करें उसी हॉस्पिटल में जाए जहाँ वो वैसी वो डिपार्टमेंट अवेलेबल हो। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं आप 4.5 घंटे के पहले पहुंच जाते हो तो मतलब मे भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी नहीं है तब भी आपका काम हो जाएगा, correct। वो ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटरवेंशन के चक्कर में आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, अपने विंडो पे एरिया लूज कर रहे हो, हाँ, नहीं। correct। आप ऐसे सेंटर पे पहुंचो, 4.5 घंटे हैं के पहले पहुंच रहे हो तो ऐसे सेंटर पहुंचे जहाँ पे इवन एक मतलब जो यहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है ऑलरेडी, जैसे कि एक फिजिशियन भी ट्रीट कर सकता है, एक न्यूरो फिजिशियन भी ट्रीट कर सकता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है लेट हो चुका है, 4.5 घंटे से ज़्यादा हो तो चुके फिर आप हैं, तुरंत दौड़ें। ठीक है, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक जो दवा देते हैं हम बहुत सारे पेशेंट में नहीं दे सकते, बहुत सारे साइड इफेक्ट की वजह से, तो उस केस में आप एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले सेटअप को जरूर या डॉक्टर को जरूर ढूंढें। अच्छा, तीसरा मुझे जानना है कि अभी अभी जब मैं ना आपके पॉडकास्ट करने से पहले अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें IVF एंड फर्टिलिटी का भी इसमें गेम है कि दे कैन ऑल्सो बी क्योर्ड। लाइक क्योर्ड मतलब कि आप कुछ क्या समझाना चाहेंगे इसके बारे में? इनफर्टिलिटी फीमेल में अगर बात करें हम तो हम मेनली 2-3 चीज़ें ट्रीट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, वो ब्लॉक हो गया है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो IVF कराना पड़ेगा, ये चीज़ सुनी होगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है ना उसको हम खोल देते हैं वापस। वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मतलब आप डे केयर प्रोसीजर है, जैसे एक HSG का जांच सुबह आया शाम को गए। बिल्कुल, अगर मेरी लैब खाली है तो मैं पेशेंट को 2 घंटे में भी छोड़ सकता हूँ, आया पेशेंट ने कराया गया, क्योंकि कोई मेजर सर्जरी नहीं है, जस्ट छोटा सा प्रोसीजर है, वो वायर डाल के बस वो ब्लॉक नस को खोलना है। करेक्ट। उसके अलावा इनफर्टिलिटी जैसे फाइब्रॉइड सुना होगा आपने कि रसौली हो गई, बच्चेदानी में गांठ हो गई है, करेक्ट। तो उसका भी ट्रीटमेंट है विदाउट सर्जरी। लोगों को नहीं पता है, पता है, लोग आते, लोगों अवेयर ही नहीं है, हाँ, या बिल्कुल बताया नहीं जा रहा है लोगों को। बट आप फाइब्रॉइड मतलब हम एक छोटी सी सुई से मतलब हथेली के नस में छेद करके फाइब्रॉइड के नसों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसको खाना मिल रहा है, और उसको हम बंद कर देते हैं। पार्टिकल, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल, मतलब माइक्रॉन्स के पार्टिकल होते हैं, 400-500 माइक्रॉन्स के पार्टिकल होते हैं, उससे हम उसकी खून की, हाँ, उसकी खून की नसें बंद कर, उसको जब खाना नहीं मिलता तो फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाता है। और ये फीमेल में नहीं, हम मेल में भी कर रहे हैं। मतलब में आपने वेरिकोसील सुना होगा जिसकी सर्जरीज होती हैं, तो वेरिकोसील हम कॉइल एम्बोलाइजेशन या ग्लू डाल के उस नस को पूरी तरह बंद कर देते हैं और सेम डे पेशेंट चला जाता है घर। कोई भी मतलब आपको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, और जो सर्जिकल रिकवरी में जो झेलना पड़ता है वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। और सारा लोकल एनेस्थीसिया में, मतलब कि कोई भी बेहोशी की दवा नहीं देते हम लोग, पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी पेनलेस चीज़ है, माइनर चीज़ है कि हम एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो होता क्या, सपोज अगर यहाँ पे तो आप कैथेटर से कहते हैं, किसके थ्रू करते हैं? जैसे यहाँ पे एक हमने पंक्चर किया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड से देख के या मैनुअली पंक्चर किया, फिर उसके बाद हमारी ऑब्वियसली जो सारी नसें हैं एक तरह से पूरे घर की पाइपलाइन, हाँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड फंसी हुई है, फंसी एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो हम यहाँ से मान लो छेद करते हैं, तो वायर लेके हम लाइव इमेजिंग होती है DSA या फ्लोरोस्कोपी, वहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से तार ले जाते हैं, यहाँ के बड़ी जो मेन नसी अयोटा में जाते हैं, फिर यहाँ पे मान लीजिए बच्चेदानी, तो इसकी कई नसें यहाँ से निकल रही थी, तो हम उस नस में बच्चेदानी के नस तक पहुँच जाते हैं ऐसे। तो ये रियल टाइम चल रहा होता है? रियल टाइम, हाँ, जब वायर जा रहा होता है रियल टाइम दिखता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद हम एक स्पेशल एंजियोग्राफी करते हैं कि भाई किस आर्टरी से उसको खाना मिल रहा है, पर्टिकुलर किस आर्टरी, उस आर्टरी में जाते हैं हम कि ये आर्टरी से इसको खाना मिल रहा है इस पूरे फाइब्रॉइड को, और उसको हम सिलेक्टिवली, सुपर सिलेक्टिव बोलते हैं, सुपर सिलेक्टिवली बंद करते हैं। मतलब एक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर और छोटा पाइप ले जाते हैं, माइक्रो कैथेटर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब उसके अब तो ले तो गए, उसके अब अंदर भी डालना है कुछ चीज़ें क्योर करने के लिए, तो इसीलिए माइक्रो कैथेटर ले जाते हैं। अब माइक्रो कैथेटर के थ्रू हम ना यहाँ सिरिंज में पार्टिकल्स लेते हैं माइक्रॉन्स में, मतलब 300-400 माइक्रॉन्स के पार्टिकल होते हैं, और उसको पुश करते हैं, और वो जाके जो आपका फाइब्रॉइड या ट्यूमर बेड है वहाँ जाके बैठ जाता है, और उसको खाना, मतलब ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में वो डेड हो जाता है, फिर वो चला जाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये बताइए, डॉक्टर्स की लाइफ ईजी तो नहीं होती है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उसमें भी सुपर स्पेशलाइजेशन, उसके बाद भी अभी आप डेली ऐसे ऐसे केसेस देखते हैं कि आपको लगता है फिर पढ़ो थोड़ा सा। बिल्कुल। तो ये कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस, दिस डॉक्टर लाइफ बैलेंस, कैसे आप मैनेज करते हैं दोनों चीजें? देखिए, एक तो क्या होता है कि एक तो आदत बन जाती है थोड़ी सी, मतलब ऑब्वियसली रूटीन जो नॉर्मल है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है, एक आप MBBS करोगे, MD करोगे तो आपके रूटीन में आ जाता है, मतलब वो जैसे बाहर से लगता है बहुत पढ़ना पड़ेगा, पर आपके आदत में आ जाता है, ठीक है। और एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है,
सबको एक रहती है कि यार नई चीज़ आप भी है सोचोगे यार ये नया चीज़ नया, कुछ करते हैं correct, इसमें, correct, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, नया कैमरा है। वैसे हमारा भी होता है कि यार ये तो नई टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में सीखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इसके वर्कशॉप अटेंड करते हैं। तो ऐसे एक इंटरेस्ट बना रहता है, इसलिए वो हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी रहता नहीं तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्रीटमेंट correct. एडवांस हो रहा है। पहले सुना था 0.3 टेस्ला एमआरआई आता था, अभी 7 टेस्ला एमआरआई इन्वेंट हो गया है, जिसमें आप अभी के एमआरआई में क्या होता है, आप हिल जाओगे तो इमेज खराब हो जाती है। 7 टेस्ला एमआरआई आ चुका है, उसमें आप हिलो डुलो कुछ भी करो आपका लाइव इमेज आएगा, ठीक है, आपके लिगामेंट टेयर है। टेस्ला वही मशीन है जो घूमती है, बहुत तेज आवाज हाँ करता है, हाँ, that is, वही हाँ। वही। अब तो साउंडलेस एमआरआई भी आ गई हैं, ठीक है, ओपन एमआरआई भी आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ रही है, आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ में। और जो रही वर्क लाइफ की बैलेंस की बात रही है, तो वो मैनेज करना पड़ता है, मतलब कभी ठीक है, ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं हो सकता जी, जब अगर आप 6 बजे आ भी गए घर तो कभी कभी हमें जाना पड़ता है पेशेंट के लिए, बिकॉज लाइफ सेविंग कुछ हाँ, बीमारियाँ चीज़ें होती हैं। हैं। जैसे कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लेके आ गया, ब्लीडिंग रुक नहीं रही उसकी, तो अगर नहीं हम उसको बंद करेंगे तो ऑब्वियसली उस पेशेंट नहीं बचता है। तो क्योंकि आपको तो इमरजेंसी वाला काम ज्यादा हो गया, मेरे को लगता है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल ज़्यादा है, मतलब अभी प्राइवेट प्रैक्टिस में उतना नहीं है, बट एम्स क्योंकि रेफरल सेंटर था तो वहाँ जगह जगह से पेशेंट आते हैं, किसी मतलब हमें रात वो को भगवान के नीचे कॉन्ट्रैक्ट सीधे एम्स में होता है। वो कहते हैं कि भगवान के नीचे एम्स बैठे हैं और एम्स जाएंगे तो सही हो जाएगा वो वो मामला। होता था, पर वहाँ पे क्या कि इतने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते थे, किसी का लीवर फटा हुआ है, किसी की स्प्लीन फटा हुआ है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, ऑपरेशन करने लायक नहीं है पेशेंट, जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन अगले दिन जो पेशेंट एकदम शॉक में है, वेंटिलेटर पे है, आपने बस एक प्रोसीजर किया और पेशेंट अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये आपको ना एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। 100%। तो ये हमारा एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम ऐसे जो बोलते हैं ना, मतलब कि एक हमें हैप्पीनेस मिलती है उसमें भी। तो मतलब रात को आप गए, मान लो रात को आया था कि कोई पैरालाइज होके आया आपके पास 12 बजे रात को, बट आपने उसको ट्रीट किया, अगले दिन वो हाथ पैर उठा रहा है, ठीक है, वो हंस रहा है, हो गए तो तो सही बात है। आपको उसको वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो हैप्पीनेस है, ठीक है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो बस काम है, वो आपको एक सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस भी देता है। जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसमें कॉस्टिंग बहुत डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एरिया ट्रीट हो रहा है, कौन सा आप कितना आप उसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से कॉस्टिंग भी डिपेंड करती है। तो क्या इसमें इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा प्ले होता है? इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट में प्ले होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है इंश्योरेंस का। इवन आप खुद सोचो कि आपके पास मान लो कोई सिक हुआ अचानक से, ठीक है, आप अगर अफोर्डेबल मतलब अफोर्डेबल चीज़ें, ये ऑब्वियसली सब ढूंढते हैं कि भाई अफोर्डेबल हॉस्पिटल कौन सा है, ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट ट्रीटमेंट अच्छा भी चाहिए, अफोर्डेबल भी चाहिए। सपोज आपके पास 20 लाख का इंश्योरेंस है और कोई सिक हो गया घर में, तो आप एक बार आपके पास सेकंड थॉट नहीं आएगा यार अफोर्डेबिलिटी देखनी है कहाँ, आपने जो बेस्ट है, हमारे पास इंश्योरेंस है, जो बेस्ट हॉस्पिटल हम वहाँ ले जाएंगे। 100%। तो डेफिनेटली रोल है इंश्योरेंस का। मतलब हम लोग डॉक्टर हैं, हमें तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती पड़ेंगी हेल्थ में, लेकिन हम भी इंश्योरेंस रखते हैं, हमारे पूरी फैमिली का है। क्योंकि मतलब जब कोई पेशेंट सिक हो या बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट या कॉस्टली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, तो हमें सेकेंड थॉट ना लेना पड़े कि भाई कि हमें ये हॉस्पिटल ढूंढना है, हम बेस्ट जगह जा सकें और बेस्ट हॉस्पिटल या बेस्ट इलाज ले सकें। मतलब सेम हॉस्पिटल में हो सकता है कि अलग अलग इलाज मिले, हो सकता है आप ड्यू टू कॉस्ट आप एडवांस ट्रीटमेंट अफोर्ड ना कर पाएँ, क्योंकि एडवांस ट्रीटमेंट में एडवांस मशीन्स लगती हैं, तो ट्रीटमेंट महंगा हो जाएगा, महंगा होता है, ऑब्वियसली महंगा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल है कि जिसके पास इंश्योरेंस था बहुत, वो सेकंड थॉट नहीं लेते कि मुझे अच्छा ये महंगा है, अच्छा है लेकिन महंगा है, वो सेकंड थॉट नहीं आता कि नहीं हमें आप डॉक्टर साहब बढ़िया ही चाहिए, जो बेस्ट है वो करो, वो उनके पास दिमाग में नहीं आता। लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मतलब या एक्चुअली गांव देहात में हमको लगता नहीं इतना फेमस हुआ है, बिल्कुल नहीं है ये हेल्थ इंश्योरेंस। वहाँ पे वो कर लेंगे, क्या कहते हैं उसे, कमेटी में पैसा दे देंगे 5,000 रुपए, बट लेकिन इंश्योरेंस में नहीं देंगे। बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि आपके पास भले पैसे हो, आपने हो सकता है आपके पास आप ठीक ठाक जॉब कर रहे हो, आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं आपके पास सेविंग में, ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत आएगी ना, कि हो सकता है डेंगू घर पे भी ठीक हो जाता है सिर्फ पानी पी के, ठीक है, लेकिन ऐसा भी डेंगू हो सकता है जिसमें सर ऑर्गन फेल हो जाए और पेशेंट को 10-10 दिन आईसीयू में रहना पड़ जाता है, ठीक है। उस केस में आपके पास पैसे तो थे लेकिन सारी सेविंग चली गई आपकी, आप मतलब 5-6-7 साल की सेविंग एक बार में जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए आप छोटा सा मतलब इंश्योरेंस में अगर स्पेशली यंग एज में करते हो तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट लगता है। आप मतलब टेंशन फ्री रहते हो कि यार मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, किसी बड़ी जगह भागने
लगना है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट लेना है, आप तुरंत चुटकियों में डिसीजन लोगे, नहीं भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट लेना है, इतने दिन रहे पेशेंट आईसीयू में, हमें कोई फर्क नहीं, आप बेस्ट ट्रीटमेंट दो बस। तो डेफिनेटली ये आज के टाइम में होना चाहिए। जिस तरफ से अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में बनारस में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ जाएंगे, आपको वहाँ जाना होगा, तो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू लाइक आप नर्सिंग होम और एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बीच में डिफरेंस है। डेफिनेटली ग्रॉस डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ के लिए आपको फ्यूचर में आपको रेडी रहना है। जैसे कि आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, तो आप अगर अमेरिका में आप जाओगे तो अपने भरोसे आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते ना। आप एमआरआई भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है वहाँ, पता है, और जो ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा करोड़ों, जो आपका मान के चलो यहाँ 10 लाख में हो रहा है, वो करोड़ों में होता है अमेरिका में। क्यों? अब कई रीज़न है। एक तो उनकी हर चीज़ हाई एंड है, प्लस वहाँ पे सब लोग इंश्योर्ड हैं। तो वहाँ तो सोशल सिक्योरिटी नंबर वाला हिसाब है ना कि आपने वो दे दिया, सब कुछ उसमें कवर हो गया। हाँ, सब कवर्ड है। तो ऑब्वियसली जब इंश्योरेंस होता है तो ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है, हर चीज़ हाई एंड की होती है। तो आप एक नॉर्मल बंदा जाता है तो उसके लिए वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो मतलब कि अगर इंडिया में ट्रीटमेंट, मैंने एक्चुअली ये देखा है कि कनाडा से लोग दांत का ट्रीटमेंट कराने इंडिया आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे उनके पास अपॉइंटमेंट की डेट्स ही नहीं है। डेट्स भी नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है। लोग कॉस्ट का नहीं बताते जल्दी, बट वो कॉस्टली भी है वहाँ पे। अगर आप इनके पास इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत कॉस्टली है हेल्थ वहाँ पे, बहुत कॉस्टली। आप वही इंडिया में करना ही पड़ेगा, तभी कुछ लोग अवेयर होंगे इस बारे में। नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप सेम डे में ओपीडी अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और इंडिया में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब बाकी जगहों पे रूल होता है कि आप 25 से ज़्यादा पेशेंट ही नहीं दे सकते एक दिन। अच्छा, ये भी रूल है, बिकॉज वो पर्पस ये रहता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सबको। इवनली डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वो आप थोड़ा 5 लाख पूरे शहर, पूरे कंट्री की पॉपुलेशन है, यहाँ एक गांव में 5 लाख लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे आदत होती है ना, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जगह नहीं होती है, एक मान के चलो एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ओपीडी देखनी पड़ती है। अब क्या करोगे, पेशेंट दूर से आता है, आपको देखनी पड़ेगी। तो आदत होती है यहाँ के डॉक्टर्स को देखने की। नहीं, तो अब जैसे आप ये बता रहे थे कि अब मुझे जानना है कि क्या जो ट्रीटमेंट देते हैं वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जी, तो इसमें जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, क्या इसमें कोई एज ब्रैकेट भी है? जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को कुछ एबनॉर्मलिटी आ रही है या कुछ आपको लग रहा है कि उसमें कुछ इशू आप ट्रीट कर सकते हैं, तो इज इट एज बाउंड ऑल्सो कि नहीं? 18 प्लस के बच्चों को, 18 प्लस के एडल्ट को दे सकते हैं ट्रीटमेंट इस तरह का? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बोला कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पहले रेडियोलॉजिस्ट होता है, इमेजिंग एक्सपर्ट। तो आपने मतलब आप बच्चा किसी को पेट में होता है तो आप स्कैन कराने जाते हो, तो बहुत सारी अबनॉर्मलिटी मिलती है। मान लो कोई अबनॉर्मलिटी मिलती है, उसको डायग्नोस करने के लिए उसका पानी निकाला जाता है, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं, ठीक है। या फिर आजकल तो हम मतलब आप बोल रहे हो ना 18 एज, हम मतलब जो फीटस होता है ना उसको भी ट्रीट करते हैं। मतलब बहुत सारे फीटस में ऐसी अबनॉर्मल वेसल्स होती हैं जो पूरा शंट, जो उसका न्यूट्रिशन शंट कर रही होती हैं, कहीं और ले जा रही होती है, बाईपास कर रही होती है। तो उस केस में वो शंट को भी बंद करते हैं। और इंडिया में ऐसे केसेस हो रहे हैं, फीटस को भी हम ट्रीट करते हैं। या 2 फीटस है, एक अबनॉर्मल एक नॉर्मल, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम बोलते हैं, जो मतलब हेल्दी बेबी का जो पूरा न्यूट्रिशन है वो दूसरा बेबी खींच रहा है, अबनॉर्मल और बेबी खींच रहा है वो, ठीक है। तो उसको हमें क्या होता है, उसको मतलब थेरेपेटिकली डिमाइज करना पड़ता है। तो इमेज गाइडेड उसमें सुई से देख के उसमें कुछ हम ऐसा इंजेक्ट करते हैं या उसको वैसे अबलेट करते हैं कि वो चीज़ें वो मतलब ख़त्म हो जाता है अबनॉर्मल बेबी, और नॉर्मल बेबी सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसा नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं है, मतलब आईआर में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है यहाँ पे। हेड टू टो मतलब है तो नसों का ही गेम पूरा। हाँ, पूरा नसों का गेम है, मतलब नसों के अलावा भी, नसों के बाहर भी जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एज की कोई लिमिट नहीं है। हम फेटस भी ट्रीट करते हैं, 90-100 ईयर ओल्ड, अब 100 ईयर ओल्ड कोई आता है मान लीजिए, अब उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, सर्जरी नहीं पॉसिबल है ड्यू टू एज, ड्यू टू मॉर्बिडिटी। हाँ, जल्दी 70 में कहते हैं 70 बार सर्जरी एनेस्थीसिया नहीं दे सकता, तो उसमें हम कर सकते हैं, एक छोटे से तार से जाके उसकी ब्लीडिंग बंद कर सकते हैं। तो कोई एज ग्रुप नहीं है। और हमारा इंडिविजुअल ब्रांच तो है यही, हमारा सबके साथ रोल है। मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट को भी हमारा रोल है, ऑन्कोलॉजी में भी, न्यूरो में भी रोल है हमारा, वैस्कुलर में भी रोल है, गायनेकोलॉजी में जैसे बताया इनफर्टिलिटी में रोल है, यूरोलॉजी में रोल है। इवन आप प्रोस्टेट ट्रीट करते, पता है आपको? प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट से होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। प्रोस्टेट की जो बोलते हैं ग्लैंड बढ़ जाती है, तो सेम जैसे मैंने बताया फाइब्रॉइड में हम एक छोटे छोटे पार्टिकल डाल देते हैं, उसको खाना नहीं मिलता, श्रंक हो जाए। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, इवन इसमें सर्जरीज नहीं हो पाती हैं, उसका काफ़ी प्रोस्टेट बड़ा है, वो पाइप लगा के पेशेंट कैथेटर लगा के सालों साल अभी रह रहा है, तो उसको भी हम ट्रीट कर देते हैं। मतलब वहाँ पे पार्टिकल हम ले जाके उसकी जो प्रोस्टेट को जहाँ से खाना मिल रहा है उस पर हम पार्टिकल छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे उसको खाना मिलने की वजह से जो बढ़ी हुई ग्लैंड है श्रिंक हो जाती है और पेशेंट का
सिम्टम चला जाता है। वाह, तो इसकी अवेयरनेस बढ़ाना एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर ये लोगों को पता चलेगा तब तो कोई रेफर भी करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो नहीं हो पा रहे हैं चीज़ें, वो इसीलिए वो नहीं हो पा रही हैं, वो इतना काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, अभी जो पेशेंट थोड़ी यंग जनरेशन है, थोड़ी एक्टिव है, तो वो इंटरनेट पे कोई भी आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो इंटरनेट पे ढूंढते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हमारे हाँ, पास सब देखिए सब डॉक्टर बन चुके हैं। गूगल की बात तो हमको लगता है हमने किया, अब ये हो रहा है तो ऐसा गूगल लेंस पे डाला फोटो, बोले कुछ हो रहा है, सब कुछ तो लीड्स टू। इवन बनारस में भी बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए कि मतलब कि उनको जवाब दे दिया गया कि भाई जैसे खून का गुच्छा बन गया उनके बच्चेदानी में, तो उनको बोला गया आपके बच्चेदानी निकलवानी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। 24 साल 25 साल की लेडी थी, एक बच्चा था, उसको और बच्चा चाहिए था, यूट्रस नहीं निकलवाना था, तो उसको पता नहीं था या डॉक्टर को भी नहीं पता था शायद, तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या कुछ ऐसी, उन्होंने सर्जरी सर्च किया कि कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें मुझे मतलब बिना उसके सर्जरी के ठीक हो जाए या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, तो उन्हें इंटरवेंशन का ऑप्शन मिला कि एम्बोलाइजेशन नाम की एक चीज़ होती है जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते हैं और बिना सर्जरी के चीज़ ठीक हो जाती है, और वो आई हमारे पास और उनका ट्रीटमेंट हुआ और बहुत खुश है। उन्होंने गूगल रिव्यू भी डाला है हमारे गूगल उस पर। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अगर कोई फीमेल बढ़ के सामने बोल रही है इस बात को ऑन रिकॉर्ड, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, और ऐसे कई पेशेंट आए, ट्रीट हुआ, कोई ब्लीडिंग किसी की रोकी गई, किसी का मतलब वेरिकोसील ठीक किया, वेरिकोस वेन ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। और अभी मतलब ये अच्छी बात है कि लोगों के हाथ में इंटरनेट है और वो सर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बस डोर टू डोर जाके करना, अवेयरनेस किसी भी मीडियम से कर सकते हैं हम लोग, और कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, एजुकेटिव पोस्टर्स बना रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग थोड़ा सा अवेयरनेस फैला रहे हैं, इवन डॉक्टर्स के पास जाके या सेमिनार करके भी हम लोग कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस सिर्फ इसके लिए ही ज़रूरी नहीं है कि इंटरवेंशन, ओवरऑल हेल्थ की अवेयरनेस होना, ट्रीटमेंट का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने मुझे बताया कि बनारस में सिर्फ एक हॉस्पिटल में अभी है, तो ये इसका रीज़न क्या, और आपको क्या दिक्कतें आई थी व्हेन यू स्टार्टेड कि आपको यही स्ट्रीम आपने चूज कर ली पहले, तो उसके बाद ये भी सुपर स्पेशलाइजेशन है, ऐसा नहीं हर एक कोई करता हो, तो यहाँ आके आपको सेटअप करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही थी? हाँ देखिए, डिफिकल्टी तो चैलेंजेस तो होते हैं। आप पहली बात, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का है कि एक ठीक ठाक हाई एंड आपको कैथ लैब चाहिए। ठीक है, मतलब कि जिसके रेजोल्यूशन, क्योंकि नसें बहुत छोटी होती हैं, तो हाँ, अच्छे से दिखे, हाँ, अच्छे से दिखे, तो पहले चीज़ तो आपको सेटअप अच्छा मिलना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको मतलब कि जहाँ पे जाओ तो थोड़ा और भी डिपार्टमेंट का सेटअप हो। ठीक है, जो 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 जिनको ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में। हाँ, ठीक है, जहाँ काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ रहे हैं जिसमें सर्जरी नहीं कर सकती, मेडिकेशन नहीं चल सकता, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली वो पेशेंट आएंगे तो पहले रेफ़र होते थे, वो चीज़ें आते थे पेशेंट, लेकिन रेफ़र हो जाते थे, बट अब रेफ़र नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। ये चैलेंज है, और अवेयरनेस बहुत बड़ा चैलेंज था एमंग्स इवन द फिजिशियंस, मतलब बहुत सारे फिजिशियन, हाँ, मतलब बहुत चीज़ें नहीं मालूम, उनको बताने के बाद अच्छा ये भी होता है, अरे यार हमें तो मालूम नहीं था। ठीक है, मतलब जनरल पब्लिक में तो ऑब्वियसली अवेयरनेस है नहीं, मतलब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के लिए ना के बराबर है। हो सकता है उस पेशेंट को हो जिसको पर्टिकुलर उसको है बीमारी, उसने इंटरनेट पे पढ़ लिया तो उसको है, अदरवाइज किसी को नॉलेज नहीं है। आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? हाँ, क्योंकि वही ये मैंने पहली बार ब्रांचेस सुनी, ये रेडियोलॉजी सुना है मैंने, बट ये इंटीग्रेशन हाइब्रिड हो गया ना तरह से, बेसिकली आप देख भी रहे हो, उसको ट्रीट भी साथ ही साथ कर रहे हो। तो ये चैलेंज रहा है अवेयरनेस का, बट अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं, इवन द फिजिशियन, अमंग द लेमैन, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो और इसका फ़ायदा लोग उठा पाएँ। नहीं, तो आपके इंडस्ट्री में भी एआई घुस चुका है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री तक सीमित है? नहीं, बिल्कुल है, एआई है। एआई तो इमेजिंग में बहुत पहले आ गया था। ठीक है, अभी हमारे में भी कुछ ऐसी लैब्स बन चुकी हैं कि मतलब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती कि देखिए ये नस ऐसे, क्योंकि सीधी नहीं होती है पाइप की तरह ना, ये तो टॉर्चुअस होती है, घुमावदार होती है, ओवरलैपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे एआई ऐप्स आ गए हैं जो आपको, अगर आप सीटी स्कैन लेके पेशेंट को डाल दो तो अब पेशेंट का जब आप इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हो तो वो गाइड कर देगा, मर्ज कर देगा, एक रोड मैप दे देता आपको। ठीक है, एक तो वहाँ पे एआई है, और रिसेंटली हमारे पास अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है और ट्रीटमेंट हो रहा है उससे, एआई जनरेटेड सक्शन कैथेटर जो क्लॉट को खींचता है। अच्छा, मतलब पहले क्या होता था कि हम क्लॉट को, मतलब वो कैथेटर हम पेशेंट को अंदर डालते थे नसों में और क्लॉट को खींचते थे, देखते देखते, फिर जहाँ जरूरत हो रुकते थे कि ब्लड आ रहा है रुक जाओ, अभी क्लॉट नहीं है यहाँ पे। अभी वो एआई जनरेटेड आ गया, वो अपने बैक मैप कर लेगा, वो उसको पता है कैथेटर को, जाता है क्लॉट खींचता है, जल्दी जल्दी जहाँ ब्लड आता है अपने आप बंद हो जाता है वो, फिर थोड़ा आगे जाएगा, जहाँ क्लॉट खींचना शुरू किया तो
उसको फ्लैश बोलते हैं, ठीक है, लाइटनिंग फ्लैश करके कैथेटर आता है, वो एआई जनरेटेड होता है। तो एआई आ गया है और एआई हर जगह आएगा, हेल्थ सेक्टर हो चाहे कोई अदर इंडस्ट्री हो, ये आएगा। और टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट रिप्लेस डॉक्टर्स बट इट विल मेक योर वर्क इजीियर। वर्क इजियर ये होता है, मतलब पेशेंट को भी बेनिफिट है, डॉक्टर को भी बेनिफिट है, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पूरा रिप्लेस कर देगा। हाँ करेक्ट है बिल्कुल। और बताइए फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स है आपके इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को लेकर? देखिए, इसको पहले ही अभी से ही बोला जा रहा है कि फ्यूचर ब्रांच है, ठीक है, मेडिकोज के बीच में ये बहुत फेमस है कि ये फ्यूचर ब्रांच है। आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा, क्योंकि क्या है, देखिए टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, इमेजिंग एडवांस होगा, ये इंजीनियरिंग एडवांस होगी, ये ब्रांच भी उतना ज़्यादा फ्लरिश करेगी। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। हर 2-3 साल में कुछ नया आ जाता है इसमें, ठीक है, नई बीमारी ट्रीट कर रहे होते हैं या नई तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं या और ज़्यादा इफेक्टिव वे में कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसको हम फ्यूचर ब्रांच भी बोल सकते हैं। इसका बहुत रोल है अभी आईआर का। नहीं, बहुत बढ़िया, आज हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी आपसे और मेरे को तो मतलब दिमाग फट गया एकदम कि यार ये सब भी पॉसिबल है, ये चीज़ें भी क्योरेबल है अगर सही टाइम पे ट्रीट की जाए। अब ये बताइए कि आप कुछ हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन से क्या क्या चीज़ें कम करें या क्या क्या चीज़ें ऐड करें जिससे कि थोड़ी लाइफस्टाइल हमारी, जो आप कह रहे थे, जो समझा रहे थे, वो सही हो पाए। क्योंकि अभी करंट जनरेशन जो है हम लोग की काफ़ी डिफरेंट कंजम्पशन है, डिफरेंट पैटर्न है, और जो हमारे पापा लोग की जनरेशन है वो बहुत हेल्दी खाए हैं, बहुत हेल्दी खाए, तभी वो आज एकदम परफेक्ट बैठे हैं। इवन सोचिए कि आप जो देख रहे हो लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, अलग किडनी की बीमारियां हो रही हैं, उन लोगों में हो रही हैं जो रिलेटिवली अच्छी लाइफ जी हैं, फिर भी करेक्ट कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी रही है, ठीक है, उनने हेल्दी डाइट खाई है, गांव का खाना खाया है, प्योर घी खाया उन्होंने, हाँ, स्टोर्ड फूड खाया है, नहीं खाया है, उनमें ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमारी जनरेशन का क्या होगा, इसको सोचने वाली बात है और इसको करना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये बहुत डेंजरस होने वाला है। अभी इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, अभी आगने वाले समय में डायबिटीज इतनी डेंजरस चीज़ है ना, मतलब डायबिटीज इटसेल्फ कुछ, मतलब ब्लड शुगर इटसेल्फ कुछ नहीं करता है ज़्यादा, लेकिन वो जो स्लो पॉइजन है, जिस ऑर्गन में जाता है वो ब्रेन में जाएगा, उसकी नसें खराब करेगा, हार्ट में उसकी नसें खराब करेगा, हार्ट अटैक करवाएगा, स्ट्रोक कराएगा, किडनी में जाएगा, किडनी खराब कर देगा, मतलब जो आपके शरीर का प्रोटीन होता है ना उसको डैमेज करता है स्लोली। तो ये जो लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल में देखिए, एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत मस्ट है, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना। आपको समय नहीं मिल रहा, मान लो कि बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो, फिर उतना एटलीस्ट रनिंग करो, और जितना पॉसिबल अपना वर्किंग प्लेस में स्टेयर्स यूज़ करो, ठीक है। ये बहुत जरूरी कि आप लिफ्ट से आ जा रहे हो, मतलब कोशिश करो, मतलब मैं जाता हूँ अपने हॉस्पिटल में, मुझे ऊपर नीचे 10 बार करना होता है, उसमें ही दौड़ लेता हूँ, मेरा शाम तक पैर थक जाता है। तो कोशिश करो कि जहाँ मौका मिले फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने स्टेयर केस यूज़ करिए, और डाइट कोशिश करना है कि स्टोर्ड फूड कम से कम खाना है। उसके कई फ्रोज़न जो एडिएटिव होते हैं, फ्रूट प्रिजर्वेटिव होते हैं, कार्सिनोजेन होते हैं, या अदर तरीके से भी मतलब हार्मफुल होते हैं। तो कंजम्पशन स्टोर्ड फूड कम से कम करें, ऑर्गेनिक ज़्यादा खाएं, मतलब मिठाई अगर खा रहे हैं तो एक लिमिटेड डोज में खाएं। तो खाओ तो बंद कर लो, उतना फिर मेहनत करो क्योंकि देखिए आप कुछ ऐसा नहीं कि शुगर नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, फैट बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जो जितना खा रहा है अगर उतना उसका बर्नआउट हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी के लिए वो सही है। लेकिन जिसके बॉडी में वो बर्नआउट नहीं हो रहा है ना, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो नुकसान ही करेगा। अब हर किसी को फैटी लीवर होता है, मतलब जिसमें स्कैन कर रहे हो हर की रिपोर्ट में फैटी लीवर निकलता है, ठीक है। पहले ये चीज़ें नहीं, पहले ये माना जाता था लीवर खराब हो रहा है। तो फैटी लीवर का लॉजिक ड्रिंकिंग से नहीं होता है, ड्रिंकिंग से भी होता है। ड्रिंकिंग है, लेकिन वही बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि मतलब ऐसे लगता था पहले कि लीवर खराब हो गया तो मतलब इसको हेपेटाइटिस रहा होगा या दारू पीता होगा, लेकिन बीच में ऐसे केसेस आने लगे कि जो मतलब एल्कोहल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं इंडिया में, फीमेल्स बहुत रेयरली, पहले की फीमेल्स तो पीती ही नहीं थी, हेपेटाइटिस भी नहीं है। तो ये 10-20 साल पहले एक नई कैटेगरी डेवलप हुई है, नैश रिलेटेड CLD, मतलब आपका नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस का, मतलब सिंपल भाषा में बताऊं कि
लीवर में फैट जमने की वजह से लीवर डैमेज हो गया, जैसे शराब पी मतलब लीकर लेने वाले में डैमेज हो जाता है लीवर, सीएलडी हो जाता है, वैसे फैट की वजह से सीएलडी हो रहा है आज इस जनरेशन में। मतलब इतना घी तेल के चक्कर में, घी तेल के चक्कर में, मतलब एल्कोहलिज्म चक्कर में, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइटरी हैबिट चेंज हो गई है, फाइबर नहीं है डाइट में, मतलब सैलड लोग बहुत कम खा रहे हैं, ठीक है, हरी सब्जियां कम खा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, डेजर्ट स्वीट ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। और ये जो लेस फिजिकल एक्टिविटी, बैड डाइट, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर वजन बढ़ाती है, उसके साथ साथ बहुत सारा वो नुकसान करती है, मतलब आपके मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल है। मतलब छोटी से आपने वेरिकोज की बात की ना, ओबेसिटी इट्स वन ऑफ द कॉज, ठीक है, हार्ट अटैक का कॉज है ओबेसिटी, ब्रेन स्ट्रोक का कॉज है ओबेसिटी, इवन इनफर्टिलिटी का कॉज है ओबेसिटी, डायबिटीज का भी कॉज, मतलब हाँ, ओबेसिटी, हाँ करेक्ट, इंटररिलेटेड है। जितना आपके बॉडी में फैट होगा ना, इंसुलिन को सेल की यूज़ करने की क्षमता कम होती जाती है, ऐसे कुछ उससे निकलते हैं केमिकल जो इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो ये मतलब डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, यही खेल है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखो और डाइट सही से करो, एक एज के बाद कोशिश करो शुगर कम करो या बंद कर दो। रीज़न 30 के पहले क्या होता है ना, कुछ बॉडी में ग्रोथ होती है, बॉडी एनाबॉलिक फेज में होती है, आपकी बोन मसल ग्रो कर रही होती है, उस समय उसको बहुत हाई एनर्जीज चाहिए होती है। तो आप मतलब ऐसे बैठे भी हो ना, तो आपकी बॉडी यूज़ कर रही है उस एनर्जी को जो आप खा रहे हो, उसको ग्रो करना है, सेल को ग्रोथ करनी है, तो ले रहा है। 30 के बाद डिप्लेशन आने लगता है, 30 के पास लॉस होता है बॉडी में। आप जैसे एज होती जाती है ना, आपके बॉडी में सेल्स कम होते जाते हैं, मसल की सेल सार्कोपीनिया वीक हो जाएंगी, सार्कोपीनिया बोलते हैं, ब्रेन में सेल्स कम होने लगते हैं, किडनी श्रंक होने लगती है। इवन आप अल्ट्रासाउंड कराओगे ना अगर, तो आज जो आपकी किडनी का साइज़ है, आप 70 साल के होगे ना, किडनी का साइज़ छोटा होगा, ब्रेन का स्कैन कराओगे, ब्रेन एट्रोफी मिलेगा, मतलब सेल्स कम होते जाते हैं, तो अब एनर्जी का कंजम्पशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रख रहे हो और आपने एनर्जी ऐसे ही मतलब डाइट ऐसे ही मेंटेन कर रखी, तो एक्स्ट्रा है, वो जो भी खा रहे हो सब एक्स्ट्रा है और वो हार्मफुल है। हार्मफुल नहीं, मैं तो कहूँगा डेंजरस है, कि हम देख रहे हैं ना ऐसे पेशेंट, यंग पेशेंट में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, मतलब बिना एल्कोहल लिए लोगों को सीएलडी हो जा रहा है, ठीक है, अर्ली एज में 40 साल में डायबिटीज़ बीपी की प्रॉब्लम हो जा रही हैं। तो मैंने देखा 30 के बाद वैसे भी, जैसे मैं 30 के पहले भी जिम जाता था कुछ टाइम के लिए, तो उस समय इतनी बॉडी जवाब नहीं देती थी, बट अब वो क्या धीमे धीमे पेन, कभी स्पैज्म, कभी कुछ ना कुछ होना शुरू लगता है। फिर सार्कोपीनिया होता है 30 के बाद, आपकी बोन का मास थोड़ा थोड़ा और मसल का मास कम होता है, ठीक है। तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि जो एक्सरसाइज से वो हाइपरट्रॉफी हो, मसल बनी रहे। नहीं तो आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे ना, तो आपकी मसल्स समय के साथ वीक और छोटी होती जाती हैं, तो आपको क्रैम्प्स आना, थोड़ा चलने के बाद थकान आना बहुत। सो जैसे आप एज करो, यू शुड वर्कआउट इक्वली, ताकि आपकी बॉडी कंपनसेट करे, जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत नई चीज़ सीखने को मिली, एंड आई होप कि आपको हमारे चैनल के थ्रू कुछ और फीडबैक, कुछ और पेशेंट्स, कुछ और लोगों की लाइफ सेव हो सके इस चीज़ से। तो थैंक यू पहले तो इनवाइट करने के लिए, और मुझे भी एक मौका मिला लोगों तक IR का अवेयरनेस फैलाने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।